Good morning, students. We are starting the chapter 26 of civics, the judiciary. Okay. Judiciary हर सोसाइटी को और हर स्टेट को अपने एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करने के लिए कुछ लॉज फॉर्मुलेट करने होते हैं। बिना लॉ के किसी भी स्टेट में या किसी भी कम्युनिटी में पीस एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, विदाउट लॉस देयर वुड बी केओस एंड कन्फ्यूजन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ के हर कदम पे कन्फ्यूजन और केओस बना रहेगा अगर लॉज नहीं होंगे। तो जो लॉज हैं वो एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए और मैक्सिमम बेनिफिट रिस्टोर करने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज। ठीक है, जुडिशियरी थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का और इसका जो फंक्शन है वो जस्टिस को एडमिनिस्टर करता है एज अ सिविल सोसाइटी। इन अ सिविल सोसाइटी इंटरप्रेट द लॉज एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल एंड लीगल राइट ऑफ द पीपल, है ना। लोगों की जो राइट्स हैं, कानूनी अधिकार हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन जो है लॉज का वो प्रोटेक्ट करता है लोगों को, सोसाइटी को। इट ऑल्सो सेफ गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, और साथ ही देश के संविधान को भी सुरक्षा प्रदान करता है जुडिशियरी। ओके, अब हम जानेंगे कि जुडिशियरी क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। जुडिशरी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लाइफ के हर फील्ड में ये एक हाईलाइटेड पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके इंटरवेंशन के, बिना जुडिशियरी के किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी देश में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता। तो क्यों ज़रूरत है हमें जुडिशियरी की? फर्स्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, है ना। हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में सिटीजन्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ विवाद होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी को लेके फाइट, मर्डर, थेफ्ट, इस तरह के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशियल प्रीसिडेंट्स, है ना, कई सारे केसेस जुडिशरी के सामने आते हैं जो लॉज जिनमें कोई कानून नहीं होता है। इस तरह के जो एक्सेस होते हैं, इसमें कोर्ट के जो जज होते हैं वो डिसाइड करते हैं अपनी अथॉरिटी से, अपने रिकॉर्ड से, जिसे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं। ये इक्विटी और फेयरनेस पर बेस्ड होता है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इफ़ द लेजिस्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेक्स अ लॉ, है ना, अगर लेजिस्लेटर कोई कानून बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अगेंस्ट होता है, या फिर कोई ऐसा लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अगेंस्ट है, या फिर फंडामेंटल लिबर्टी नहीं देता है लोगों को, फंडामेंटल लिबर्टी के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी जो है इस लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकता है ना। इसी तरीके से जो डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, और कुछ स्टेट्स और किसी एक साइड के बीच में, और कुछ स्टेट्स के दूसरे स्टेट्स के साथ कुछ अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनका भी निपटारा जुडिशरी ही करती है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी जो है पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देती है ना। ये एक ऑफिशियल मशीनरी या फिर पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करती है स्टेट में, और लोगों के राइट्स को प्रमोट करती है और उन्हें सुरक्षा देती है। टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी, है ना, इम्पॉर्टेंट होती है रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुपरमेसी ऑफ लॉज। एडवाइजरी जुडिशरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। कब? जब when the executive seeks the opinion of judiciary in matter of public importance of the questions related with laws, है ना। अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कोई मैटर होता है एग्जीक्यूटिव तो उस समय पर जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये एडवाइज़र की तरह काम करता है जुडिशरी उस समय पर। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस है जुडिशरी की, इसलिए हमें जुडिशरी की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी, हमारे देश में जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? हमारा जो संविधान है इसने ये सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी
प्रोवाइड कराता है विद अ टियर्ड सिस्टम, है ना, ऑफ ट्रायल कोर्ट्स। इसमें ट्रायल कोर्ट्स का एक सिस्टम बना हुआ है जो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का जो है हमें सिस्टम प्रोवाइड कराता है। जो स्ट्रक्चर है इंडियन जुडिशरी का, इनफैक्ट वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के नीचे स्टेट लेवल की कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट होता है ना। और कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं कॉमन हाई कोर्ट शेयर करती हैं और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो हमें कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जुडिशरी का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है हमें कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे। जुडिशरी जो है वो दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करता है। दो इंडिविजुअल, दो ग्रुप या फिर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करता है। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उससे जुडिशरी जो है वो किसी भी लॉ को जो पास हो चुका है लेजिस्लेटर में और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसे नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। जुडिशरी जो है एक गार्जियन की तरह काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन की तरह काम करती है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीज़न को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से उनको प्रोटेक्ट करती है। प्रेसिडेंट या गवर्नर को एडवाइस करती है स्टेट के मैटर में और लॉज से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, लेकिन उसके जो व्यूज़ होते हैं वो हर बार एक्सेप्ट कर लिए जाएं ये ज़रूरी नहीं है ना। इंडियन जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बॉडी है ना, जिसका काम होता है बिना किसी प्रेशर के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उनके बिना किसी प्रेशर के अपना ज्यूरिडिक्शन करने का। ओके, देन जुडिशियल केसेस एंड इट्स टाइप। जुडिशियल केसेस और उनके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जुडिशरी जो ना केवल सेफगार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बल्कि साथ ही जो डिस्प्यूट्स होते हैं अलग अलग केसेस में उनको भी सेटल करता है। ये जो डिफरेंट नेचर्स हैं केसेस के वो ब्रॉडली डिवाइड हैं दो कैटेगरी में, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केसेस क्या होते हैं? ऐसे केसेस जिसमें लोग और इंस्टीट्यूशन, जो सिविल केसेस हैं इसमें पीपल और इंस्टीट्यूशन आते हैं। ये जो केसेस हैं इनमें प्राइमरली जो प्राइवेट राइट्स हैं जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सनल इंजरी, लॉ सूट्स एंड डाइवोर्स, इस तरह के केसेस इसमें आते हैं। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। इस टाइप के केसेस में जो क्लेमेंट होते हैं वो अपना क्लेम लेके आते हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट। जो कोर्ट है वो इनके व्यूज़ को सुनता है और कंसर्न पार्टी जो होती है उनके व्यूज़ को सुनता है और फिर जजमेंट देता है लॉज के अकॉर्डिंग, है ना। सिविल केसेस जो हैं वो कोर्ट के बाहर भी सेटल किए जा सकते हैं बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द पार्टीज। ओके, देन क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? इस तरह के केसेस जिसमें सोसाइटी में किसी के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया होता है, जैसे मर्डर, रॉबरी, ये सब इस तरह के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत आते हैं। जो कोर्ट है वो व्यू सुनता है दोनों पार्टीज़ का, एविडेंस को कंसीडर करता है और अगर उसके बाद फिर जजमेंट देता है एज पर लॉ। जजमेंट जो कोर्ट में दिया जाता है वो ट्रायल के थ्रू, कोर्ट में ट्रायल के बाद ही जजमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के केसेस हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है इंडिया में और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये चीफ जस्टिस, इसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 25 दूसरे जजेस होते हैं, है ना, जिन्हें इम्पार्शियल जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट में, है ना। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए वो, और उसे एडवोकेट के रूप में 10 इयर्स का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर उसने हाई कोर्ट में जो है 5 ईयर तक जज की पोस्ट पर सर्विस दी हो।
थर्ड, ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। प्रेसिडेंट की नज़रों में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। टेन्योर क्या होता है इनका? जो एक बार जिसको अपॉइंट कर लिया जाता है चीफ जस्टिस को, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसे 65 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट मिलती है। चीफ जस्टिस और जो दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, है ना। सैलरी एंड अदर अलाउंस, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हाई सैलरीज पे की जाती हैं, फ्री रिकमेंडेशन दिया जाता है और दूसरे अलाउंसेस भी उन्हें मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी उन्हें फंड जो भी कंसोलिडेट होता है उसके थ्रू मिलता है, जिसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है किसी भी केस में। यहाँ तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी उन्हें उनका जो सैलरी है उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। देन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्री और इम्पार्शियल जस्टिस देती है, डिस्प्यूट्स को सेटल करती है कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और जो कुछ हेड्स हैं, इन हेड्स जो दिए गए हैं नीचे, इन हेड्स के अंडर में डिस्कशन करके और फिर वो अपना ज्यूरिडिक्शन देते हैं। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, है ना। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है उन केसेस को डील करती है जो डायरेक्टली उनके अंडर उनके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। ये कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? ये केसेस सेंटर और स्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड हो सकते हैं, और ये जो है ये दोनों या फिर दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में भी हो सकते हैं डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये जो मैटर्स है इन पर जो फैसला सुनाने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। एपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? एपीलेट ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत वो केसेस आते हैं जो हाई कोर्ट से आते हैं, है ना। जो स्टेट में हाई कोर्ट से यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जजमेंट दे सकता है या फिर रिव्यू कर सकता है उनके हाई कोर्ट के जजमेंट को, है ना। इसे एपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। देन रिट ज्यूरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट होता है इंडिया में ज्यूरिडिक्शन के लिए, और ये फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कहलाता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या फिर उनके फंडामेंटल राइट को डिप्राइव किया जा रहा है, तो वो डायरेक्टली अपने राइट को के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इमीडिएटली एक्शन लेती है और स्पेशल ऑर्डर्स देती है इन द फॉर्म ऑफ रिट टू गेट दोज फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं फिर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इस तरीके से वो लोगों की जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करता है और साथ ही पूरे नेशन, पूरे राष्ट्र को और पूरे देश को के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करता है। देन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है, और अगर प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट साथ ही प्रेसिडेंट को पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पर एडवाइस दे सकता है। ये जो एडवाइस है उसे प्रेसिडेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है साथ ही वो रिकॉर्ड्स भी रखता है सभी कोर्ट्स का, है ना। ये जितने भी डिसीजंस दिए जाते हैं रिटन फॉर्म में उन सब का रिकॉर्ड रखता है। ये जो जजमेंट्स हैं वो बाद में फिर जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा साइट किए जाते हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो केसेस होते हैं इसी तरीके से काम करते हैं। अब नेक्स्ट है द हाई कोर्ट, है ना। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है ना। कभी कभी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट भी होता है। प्रेजेंट में 21 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, जहाँ पर डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं और डिस्पेंस की जाती है जस्टिस। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर जस्टिस दी जाती है इसके थ्रू। हर हाई कोर्ट जो है उसके अपने पावर्स होते हैं।
इन द रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट कंसर्न, है ना। पार्लियामेंट जो है इनको पावर दिया जाता है कि वो एक से ज़्यादा स्टेट जो है वो एक कॉमन हाई कोर्ट के अंदर रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको वो कैटर करती है। ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट जो है यहाँ पर भी एक चीफ जस्टिस होता है और दूसरे जजेस होते हैं। हालांकि जो नंबर्स है जजेस का हाई कोर्ट में वो अलग अलग हो सकता है एक दूसरे स्टेट से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट में, है ना। और एक स्टेट कंसल्टेशन के साथ चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का और जो गवर्नर होता है पर्टिकुलर स्टेट का उनसे कंसल्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करता है ना, जो स्टेट्स में बाकी के जो जजेस को अपॉइंट करना होता है उसके लिए। क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो कैंडिडेट है उसको क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहले वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और उसे किसी स्टेट में एडवोकेट के रूप में 10 इयर्स वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए या फिर वेल नोन राइटर होना चाहिए लॉ के फील्ड में। टेन्योर क्या होता है हाई कोर्ट के जज का? हाई कोर्ट के जज जो हैं वो 62 इयर्स की एज तक काम कर सकते हैं, है ना। वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने ऑफिस से रिटन में। दे कैन ऑल्सो भी उन्हें उनके जो टेन्योर है उसके पहले उनको रिमूव भी किया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इम्पीचमेंट इस्टेब्लिश किया गया है इस प्रोसेस के थ्रू उन्हें हटाया भी जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। नाउ सैलरीज एंड अदर अलाउंस, चीफ जस्टिस और जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के उन्हें हाई सैलरीज पे की जाती हैं, दूसरे बाकी के अलाउंसेस के साथ वो फिक्स होती हैं, है ना। एज पर द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, पार्लियामेंट जो समय समय पर उनका अलाउंस फिक्स करती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे किया जाता है और अलाउंसेस दिए जाते हैं और उन्हें फ्री एकमेंडेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पावर और फंक्शन क्या हैं? द पावर्स एंड फंक्शंस, हाई कोर्ट जो है ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड केसेस लेती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है जस्टिस देने में हर स्टेट में जो भी इसके अंडर में स्टेट आते हैं। पावर्स और फंक्शन जो हाई कोर्ट के हैं वो दिए गए हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है पहला, इसके अंतर्गत हाई कोर्ट में जो डायरेक्टली डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं, हेयरिंग की जाती है इलेक्शन पिटिशन से रिलेटेड और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड। देन एपिलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो डिसीजन लिया जाता है उसके अगेंस्ट भी हियरिंग कर सकती है, दोनों ही केसेस में, सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केस में भी। हाई कोर्ट जो है अपना रिव्यू दे सकती है, अपना जजमेंट दे सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 227 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हाई कोर्ट को उसका पावर एक्सटेंड कर सकता है, सुपरिटेंडेंस टू ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। सिमिलरली आर्टिकल 228 जो है वो हाई कोर्ट को अथॉरिटी देता है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह ही हाई कोर्ट जो है उसको भी जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थे। अब है द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो टर्म है इसका यूज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए भी किया जाता है, जो दूसरे लोअर लेवल के कोर्ट्स स्टेट में होते हैं उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। हाई कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट के जस्ट बिलो होते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा लेवल के भी कोर्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एक सेशन कोर्ट की तरह काम करते हैं जब वो क्रिमिनल केसेस की हेयरिंग करते हैं, जबकि सिविल केसेस की सुनवाई में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है।
ठीक है। देन रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं वो रेवेन्यू डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस को हैंडल करते हैं और साथ ही ये लैंड रेवेन्यू और प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन से रिलेटेड केसेस को भी डील करते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी है ना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी होती है स्टेट लेवल की, और डिविजनल लेवल पर जो रेवेन्यू कमिश्नर होते हैं रेवेन्यू के, कोर्ट्स ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार आर द अदर कोर्ट्स एट द लोअर लेवल। साथ ही लोअर लेवल पे तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी ये जो कोर्ट हैं जो लोअर लेवल पे होते हैं, जो कि ब्लॉक और विलेज लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। न्याय पंचायत जो है वो जो विलेज लेवल के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके उस पर जस्टिस अपना देते हैं। साथ ही ये जो छोटे मोटे केसेस होते हैं क्रिमिनल और सिविल नेचर के, उन पर उनको डील करते हैं। डिसीजन जो इनके द्वारा न्याय पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं उन्हें हायर कोर्ट्स में भी रिव्यू के लिए ले जाया जा सकता है। लोक अदालत जो है कंपैरेटिवली रिसेंट में ही डेवलप हुए हैं इंडिया में, और इनका सेटअप 1985 में किया गया था, है ना, ताकि लोगों को चीप और स्पीडी जस्टिस मिल सके। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं ज़्यादातर सोसाइटी में, जो टाइम है इसका सेटअप होने का तब से लेकर के अभी तक 105 केसेस इसमें एक दिन में सॉल्व हो चुके हैं। लोक अदालत जो है रिटायर्ड जजेस के द्वारा प्रिसाइड किए जाते हैं। सिंपल प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है लोक अदालत में, दूसरे जस्टिस के अलावा इम्पार्टिंग जस्टिस में, है ना। ये जो कोर्ट्स हैं लोक अदालत जो है वो स्पीडी जस्टिस बहुत तेज़ी से जस्टिस देते हैं, जिसमें ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी, और उसके साथ ही मैं इस बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊँगी। बिफोर दैट you have to read this chapter nicely and please listen the explanation carefully. Okay, till then, goodbye.